नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सोल्व करने जा रहे हैं। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा में मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वह बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सेक्शन में जो होता है उसमें अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। यानी कि जिनको भी अच्छा इसका नॉलेज होता है, जो भी इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको अच्छा नंबर मिल जाता है। जिनका भी मैथ का प्रैक्टिस बेटर होगा उनका सिलेक्शन होना तय है। आप भी अगर अपना सिलेक्शन तय करना चाहते हैं तो आप भी मैथ को थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस उसका जरूर कीजिए और उसके कंसेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए, ताकि एक कंसेप्ट सीखने के बाद कई क्वेश्चन आप सोल्व कर सके, न कि एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन सोल्व हो। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रैक्टिस सेट जो 19 देखिएगा, रुक्मिणी प्रकाशन का जो बगल में बुक दिख रही है, उस बुक से वह क्वेश्चन नंबर 51 पर होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर देना भूल गए हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि 25 भाग 15 का 4 गुना फिर ब्रैकेट, यानी कि दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, का मान ज्ञात करें और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले का की क्रिया करते हैं और उसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो जैसे जैसे लिखा हुआ उसको हम लोग वैसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 25, उसके बाद में यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग देंगे, उसके बाद यहाँ का दिया हुआ है तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 चौका 60। एक ही बार में इसको हमने गुना करके लिख दिया। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। या चाहे तो और भी इसको नीचे हम लोग ला सकते हैं। इसको और नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 60। उसके बाद गुना है तो गुना रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट की क्रिया अंदर से करेंगे। अब हो जाएगा कितना? 4, उसके बाद में भाग है, उसके बाद में फिर 5 है, उसके बाद में यहाँ पर तो चाहेंगे तो इसकी भी क्रिया यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 4 बट्टा में कितना? 5। उसके बाद गुना का गुना रहने देंगे, उसके बाद में इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 और ऐसे बन जाएगा यह 9। उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 20 और भाग कितना हो जाएगा? 45। ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12। अर्थात 5 बटा 12 गुना 8 बटा कितना हो जाएगा? 5 और माइनस में बना हुआ इधर कितना हमारे पास? 4 बटा 9। ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इससे यह 2 बार में कटेगा 4 से, और यह कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अर्थात 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 और माइनस हो जाएगा 4 बटा 9। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए इससे कटेगा कितना? 6 हो जाएगा। उसके बाद में यह कितना रहेगा? 4 रहेगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 2 बटा 9। जिस ऑप्शन में 2 बटा 9 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि एक विक्रेता ने 490 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 20% की हानि पर। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि पहला जो हमारा वस्तु है जिसको 20% हानि पर बेचा गया है, उसका क्रय मूल्य जो है x है, और इसको 20% हानि पर बेचा गया है, तो प्राप्त राशि जो होगा कितना हो जाएगा? 80%। और ध्यान दीजिएगा परसेंटेज लगाएंगे तब भी, नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। y, इसको दूसरे वस्तु को जिसको 16% लाभ पर बेचा गया है उसको y मान लिए, तो यह कितना हो जाएगा? 116% हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यह क्या है? दोनों का SP है। SP यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हमने विक्रय मूल्य कर दिया। अब इससे हमको क्रय, और यह जो हम माने हैं यह जो है यह क्या है? यह हमारा CP है। क्या है? यह CP है। और उस पर घटाओ और बढ़ाओ जब यह लाभ हानि हुआ वह SP में बदल गया, यानी विक्रय मूल्य में बदल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको काट दीजिए। ये कट रहा है कितना से? 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
और यह 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इससे x अनुपात y का मान आप निकाल लीजिएगा, 29 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यह जो मान है x और y जो है यह क्या है हमारा CP है, तो इससे हमारा CP का अनुपात निकल गया, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यही 49 बराबर विक्रेता ने इतना में खरीदा, यानी कितना में खरीदा 490 रुपया में खरीदा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ये वाला मान है, अर्थात अनुपात 29 बराबर क्या होगा, तो अनुपात 29 बराबर कितना हो जाएगा 290 रुपया हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपया है तो उसका लाभ रुपया में ज्ञात करें। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन किसी भी एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सब जो चैप्टर होता है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बहुत ही मतलब कि ज्यादा पूछे जाने वाले इससे संबंधित क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है यह सब। तो ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य एमपी दिया हुआ है कितना, मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 1500 रुपया दिया हुआ है। इस पर डिस्काउंट कितना का देता है, डिस्काउंट 20% का करता है। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी वो कितना में बिकेगा 1500 का 20% छूट दे दिया तो 80% में बेचेगा, 80% में बेचेगा, इससे यह कट जाएगा। तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, यानी कि कितना बन जाएगा 1200 में, वह 1200 रुपया में बेच दिया। वह सीपी यानी कि उसका सीपी कितना है, वह कितना में खरीदा है 991 रुपया में वह खरीदा है। तो क्या करेंगे, लाभ बराबर हमें यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी कर देंगे। तो एसपी हमारा कितना है 1200 और माइनस 900 कितना हो जाएगा 1, अर्थात कितना आ जाएगा, कितना का अंतर हो जाएगा इसमें 209 का अंतर है। आप देख लीजिए 209 रुपया का अंतर है, अर्थात जिस ऑप्शन में 209 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि ए बी और सी के बीच 31,866 रुपया की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहले ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ए अनुपात बी का मान हमको दिया हुआ है 9:8 दिया हुआ है। उसके बाद में ए अनुपात सी का मान हमको दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ है। तो जो दोबारा मान दिया गया उसको बीच में कर लेंगे, बी ए और सी ऐसे कर देंगे, इसको पलट के भी लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8:9 और यह बन जाएगा कितना 4:5 ऐसे। अब इससे बी ए सी का अनुपात निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 9×4 = 36 और कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8×4 = 32। अब इस तीनों को जोड़ेंगे। अब तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 2 13, अर्थात ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 13 का कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 4 3 7 7 3 10 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 113 अनुपात 113 का मान हमको दिया हुआ है रुपया में कितना 31,866 रुपया हमको दिया हुआ है। तो पहले हम अनुपात 1 का मान निकालेंगे। जब आप इससे 113 से इसमें भाग दीजिएगा तो यह कट जाएगा 282 बार में, अर्थात अनुपात 1 का मान आ गया 282 रुपया। तो हमसे किसके बारे में पूछा गया, बी के बारे में पूछा गया है। तो बी का अनुपात कितना है, अनुपात 32। तो हम क्या करेंगे, अनुपात 32 का मान निकाल देंगे। तो 282 गुने 32 कर देंगे। अब 282 में आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आ जाएगा 9024।
रुपया। जिस ऑप्शन में 9024 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर बट्टा 375 गुना 375 माइनस 125 गुना 125। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करेंगे कि लेके इसका जोड़ घटा गुना भाग और स्क्वायर करना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा रुक के सोचेंगे इसके बारे में। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। देख लीजिए यही लिखा हुआ है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद में हो जाएगा माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे बन जाएगा। यानी इसको बी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा हो जाएगा क्या, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम माइनस इसमें एंट्री कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बट्टा फिर जैसे का तैसे वैसे एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया 4ab, और बट्टा में क्या बच गया, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, और इसी रूप में इस सभी मान को उठा के यहाँ पर सोल्व हम लोग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 4 गुना 375 गुना कितना है 125, गुना हो जाएगा हमारा 125, और भाग एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी कि 375 प्लस 125, उसके बाद 375 माइनस 125, ऐसे बन जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 4 गुना 375 गुना 125 और बट्टा, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 1 500 बन जाएगा। कितना हो जाएगा 500 गुना, यहाँ जब 100 कम कर देंगे यहाँ बन जाएगा कितना 250 बन जाएगा। देखिए इससे यह कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। उसके बाद इससे यह कितना बार में कट गया, तो यह 2 बार में कट गया। और फिर इस 2 से यह कितना बार में कट जाएगा, तो यह 250 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 8 और 2 कितना, यह कट गया 10 बार में कट गया, और उसके बाद में यह कितना 12 3 15 बार में, यानी 25 से कट रहा है, 15 बार में कट गया। फिर उसके बाद यह कितना बचा 15 बटा जो 10 बना, इसको हम क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे, और जिस ऑप्शन में 3/2 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। यानी कि मीटर में दिया हुआ है, मीटर में हमसे पूछ भी रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसका मान दिया हुआ है हमको 13.5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13.5 बट्टा में 6, और दशमलव को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 10। अब ध्यान से देखिएगा 5 और 3 8 1 9, यानी ऊपर भी 3 से कट रहा है, तो 3 से जब यह कटेगा तो 3 चौका 12 3 पचे 15, 3 से यह कटेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यह कट के 9 बन गया, अर्थात ए स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 9/4, अर्थात जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। यह उसके भुजा की लंबाई हो गई। अब हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुने भुजा, अर्थात इसका मान दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 गुना √3। लेकिन यह बात किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे भाग देकर दिया हुआ है 1.5 √3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 1.5 √3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि 5 - x² / 3 का होल क्यूब के विस्तार में x² का गुणांक ज्ञात करें।
यह देखिए यह उसी से बनेगा जिसको a माइनस बी का होल क्यू याद होगा। a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद में हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इसी फॉर्मेट पर यह बनेगा, यानी कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 3 का हमको क्या कर देना है, होल क्यूब कर देना है। तो यह a का काम कर रहा है तो क्या कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद माइनस b है तो b के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बट्टा में 3 उसका हो जाएगा होल क्यूब, और माइनस 3a स्क्वायर, 5 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बट्टा में 3 हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद में हो जाएगा 5, और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात समझने वाली है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, हमको यह भी नहीं चाहिए। इसमें देखिए जब ये जैसे ही गुना करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमको यह नहीं चाहिए क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर सिर्फ चाहिए। सिर्फ एक्स स्क्वायर का बात करें तो यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ देखिए एक्स का पावर 2 और फिर उसका पावर 2 है तो एक्स का पावर तो 4 हो जाएगा, यह भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इतना ही वाला मान चाहिए हमको। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, यानी कि ऐसा बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट माइनस 25 होगा, और जिस ऑप्शन में माइनस 25 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से यह क्वेश्चन बनेगा। कहता है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम रुपया में कितना है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, 15% की कमी, जैसे कहा है पहले आप लिख लीजिए 15% की क्या हुआ है, कमी, यह चीज जो है वो कमी बता रहा है। उसके बाद कितना रुपया टोटल लगता था, 272 रुपया में वह चीनी को खरीदता था, पहले जितना खरीदता था, अब 15% दाम कम हो जाने के कारण वह 2 केजी चीनी या नमक जो भी है उसको कितना अधिक खरीद लेता है, यानी कि 2 केजी नमक अधिक खरीदता है। इसका मतलब हुआ इस 2 केजी में देखिए कमी बराबर अधिक हो रहा है, वह दोनों इक्वल है। 2 केजी चीनी का जो 2 केजी नमक का जो मूल्य है वह कितना है, देखिए इस जितना भी रुपया है उसका 15% निकाल लीजिए, 272 गुना 15 बट्टा में हो जाएगा 100, तो 1 केजी का घटा हुआ दाम हमको निकल जाएगा। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 272 और यहाँ से आके भाग हो जाएगा 2 गुना 3 बटा 20, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको अगर ध्यान से देखें तो यह 2 और 2 मिला के 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 4 से इसको काट के देखते हैं तो कितना जाएगा, 4 छक 24, 4 छक 24, तो बच गया क्या 3, 32, 8 चौका 32। अब गुना कर दीजिए इसको, जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 तीर का 24 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा 2, 6 तीर का 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात जिस ऑप्शन में 20.40 ऑप्शन के अनुसार 20.40 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है, और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। तो कहता है कि ए, बी, सी और डी का औसत क्या है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यह कितना है 6 है। तो 6 है तो क्या करेंगे कि a प्लस b बराबर निकालने के लिए 55 में गुना कर देंगे, कितना से 6 से जब हम गुना कर देंगे तो क्या हो गया, इसका जो योग है वह प्राप्त हो गया। उसमें से 52 पता है, उसके बाद में कितना पता है 71 पता है, उसके बाद में 43 पता है और 22 पता है। तो इन सबों को क्या करेंगे एक साथ जोड़कर और उसके बाद में उसको घटा लेंगे, तो इससे a प्लस b का मान हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। उसके बाद में माइनस करेंगे इन सबों को जोड़ के,
तो जोड़िए कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में देखिए 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 का 18 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे घटाएंगे। जब हम इसमें से घटाएंगे तो यह बन जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यह बन गया 12, 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और यह बन गया कितना 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अर्थात a प्लस b का योग तो हमको पता चल गया कि 142 है। अब देखिएगा c प्लस d का योग निकालने के लिए क्या करेंगे। c प्लस d का योग निकालने के लिए 53 में हम गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे तो 3 और 2 5, 6 और 1 7 संख्या है तो 7 से गुना कर देंगे और माइनस कर देंगे उन सभी संख्याओं को। कितना 42 प्लस में कितना है 45 प्लस में कितना है 49 प्लस में कितना है 51 और उसके बाद में कितना है 42। इसको क्या करेंगे एक साथ जोड़ के घटा देंगे। अब देखिए तो इसको पहले गुना कर देंगे। c प्लस डी बराबर 7 3 का 21 का कितना हो जाएगा हमको 1 हो जाएगा और 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग कितना देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया 100। उसके बाद में 100 कितना हो गया 45 और यह हो जाएगा कितना हमारे पास 84। अर्थात 145 एक साथ जोड़ देते हैं 145 प्लस में 84 कितना हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 2, यानी कि 200 कितना हो गया 229। अब इसको घटाएंगे तो c प्लस डी बराबर हमें कितना प्राप्त होगा देखिए 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया तो बन गया हमारे पास 4 और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब सबका इन दोनों यानी कि इन दोनों का योग हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे a, b, c तथा d का औसत निकालेंगे। इसका औसत बराबर क्या होगा दिए गए वैल्यू का योग यानी कि 142 प्लस 142 और भाग कितना से दे रहा है 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो देखिए 2 इसमें भी भाग देंगे, जोड़ेंगे तो और लंबा ही बनेगा, लेकिन 4 से अगर भाग 2 जोड़ देते हैं 2 8 4 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 एकम 1, यानी इसको हम एक ही बार में चाह रहे थे कि काट दे 71 और जिस ऑप्शन में 71 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपया में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 18% का हानि हुआ है और जब उस वस्तु को 960 रुपया अधिक में यानी जितना में बेचा जा रहा है 960 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो अब क्या हो जाता है 12% का लाभ हो जाता है। यानी कि 18% की हानि को भी कवर कर रहा है और 12% लाभ को भी कवर है, इसलिए यह दोनों ऐड हो जाता है, यह जुड़ जाता है। जब दोनों जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 30%। 30% बराबर कितना रुपया 960 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% इसलिए निकाल रहे हैं कि इससे हमारा क्रयमूल्य पता चल जाएगा। सीपी हमेशा यह 100% जो क्रयमूल्य होता है वो हमेशा 100% ही होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यह 3 3 9 32 यानी कितना हो जाएगा 3200 रुपया उसका क्रयमूल्य हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा जब वस्तु का एसपी दिया हुआ है हमको। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है 3840 रुपये। तो आप बताइए कि किसी वस्तु को आप 3200 रुपया में खरीदे हैं और 3840 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको कितना लाभ होगा। आपको लाभ हो जाएगा 640 रुपया लाभ होगा। कितना पर यह लाभ हो जाएगा 3200 पर और गुना क्या कर देंगे 100% कर देंगे। यह लाभ प्रतिशत निकल गया। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया। 32 दूना क्या होता है 64 होता है। इसका मतलब क्या हो गया 20% हमको लाभ हो गया। जिस ऑप्शन में 20% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही सुंदर बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आसानी से मतलब कि आसान मत लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत शानदार है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं
और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में यानी दिन और घंटों में पूरा करेगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। ए टाइम ऊपर हमेशा लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। ए कितने दिनों में करता है 48 दिनों में, और बी इसको कितने दिनों में करता है 60 दिनों में। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। यह बात हम कई बार बता चुके। देखिए यहाँ दोनों को देखिए 12 से कट रहा है तो 12 चौका 48, इसको 4 यहाँ भेज दीजिए और 12 25 60 इस बार को यहाँ भेज, तो दोनों का गुणनफल जो होगा ना इक्वल कर जाएगा। टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल जो होगा इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल वर्क की बात किया जाए, हम लोग के पास टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है हम लोग के पास, टोटल लिख देते हैं टोटल वर्क। टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को वर्क कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 240 हो जाएगा हमारे पास। 240 काम है। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर। तो जब दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, 9 काम करते हैं तो दोनों मिलेंगे, 9 काम करते हैं तो दोनों मिलकर 12 दिनों में कितना काम करेंगे, 12 9 108, कितना काम कर देंगे 108 काम को ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे, 108 को घटाइए। जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो गया 132। अब बात को समझना है, इतना काम है और यह शेष काम हो गया, और शेष काम का 25% करना है। शेष काम का 25% कितने दिनों में बी करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 4। ध्यान से देखिएगा 4, और पता नहीं यह कितना दिन लेगा, और यह काम कितना करेगा 132 का 25% यानी कि 1/4 ऐसे। तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 132, और यह भी आके इसमें भाग हो जाएगा, और एक और पहले से भाग तो है ही। अब काटिए इसे, जब इससे काटेंगे तो कितना कटेगा 3 चौका 12 और फिर बन जाएगा 3 चौका 12, अर्थात x बराबर कितना आ गया 33/4 आ गया। यह कितना हो जाएगा 8 चौका 32, अर्थात x बराबर 8.1/4 दिन हो गया यह। अब देखिए, लेकिन यह दिन और घंटा दोनों में टाइम को दिया हुआ है, तो 8 दिन तो यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 1/4 दिन को 24 घंटा से गुना कर देंगे, तो इससे यह कितना बार में कटेगा 6 चौका 24, कितना हो जाएगा 6 घंटा। अर्थात जो यह शेष काम को करने में इसको टाइम लगेगा 8 दिन और 6 घंटा का समय लगेगा। जिस ऑप्शन में 8 घंटा 6 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। यानी कि डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यह एक डोरी है और यह जमीन है ऐसे, और इसकी ऊंचाई ये दिया हुआ है ऐसे, और यहां पर जो है पतंग हमारा उड़ रहा है। मान लिए कि इसे पतंग हमारा उड़ रहा है, तो क्या है कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है इसके बारे में दिया हुआ है। यह यहां से यहां तक 90 मीटर है, ये दिया हुआ है हमको, और हमसे इसके बारे में इसकी पूछा जा रहा है। और यह जमीन के साथ डोरी जो है कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। हम जानते हैं कि थीटा के सामने जो होता है वह पी होता है। क्या होता है, पी होता है, यह बी हो जाएगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है हमेशा वह एच ही होता है। तो tan थीटा का जब इस्तेमाल कीजिएगा तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ऊपर वाला हमारा P हो जाएगा, नीचे वाला हमारा B होता भी है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो अनुपातिक मान इसमें लगा देंगे। तो अनुपातिक मान जब लगाइएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया √3x, और यह हो जाएगा हमारा x। तो जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो h का मान निकल जाएगा हमारा कितना 2x। कितना निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान निकल जाएगा हमारा 2x। तो देखिए x बराबर हमको मान दिया हुआ है, x बराबर 90 मीटर, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से दुगुना किए तो इधर से भी दुगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 मीटर। और जिस ऑप्शन में 180 मीटर दिया हुआ है पतंग की डोरी की लंबाई, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि 8/125 का पावर -4/3 को सरलीकृत कीजिए, यानी कि उसका सरलतम रूप क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर वाला मान जो है वह माइनस में दिया हुआ है, तो यह क्या होता है, अंदर वाला मान क्या होता है, यह पलट जाएगा, तो यह पॉजिटिव मान बन जाएगा। अर्थात यह हो जाएगा 125/8 और इसका पावर हो जाएगा 4/3। तो देखिए यह जो है क्या हो गया, यह जो माइनस है वह गायब हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए यह जो है इसका मान जो होगा, इसका पावर कितना बनेगा 3, और 3 से इसका पावर 3 जो होगा इससे कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 5, और यह 2 का पावर 3 बनेगा ना, तो 3 से 3 पावर कैंसिल होगा तो यहाँ बच जाएगा 2। इसका मतलब हो गया कि 5/2 का पावर 4 हो जाएगा। अब बताइए 5 का पावर 4 का अर्थ कितना होता है 25, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 का अर्थ कितना हो जाएगा 16। अर्थात जिस ऑप्शन में 625/16 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 5 अंकों वाली संख्या 6, 8, 8 XY 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले x और y का मान आपको ज्ञात करना है। यानी ध्यान से देखिएगा 6, 8, 8 x और y, यहां पर क्या मान रखेंगे कि यह संख्या 3 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। तो कोई संख्या इन तीनों से कटेगी, वह कब कटेगी, इसका एलसीएम का अगर वह मल्टीपल होगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि 231 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ध्यान से एक बात सोचने वाली है कि इस दोनों x और y के जगह पर कौन ऐसी संख्या को रख दे, यानी कि अगर इस दोनों को 0, 0 भी अगर हम मान लेते हैं तो उसमें कौन ऐसी संख्या जोड़ दे ताकि यह 231 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हम मान लेंगे कि यह दोनों संख्या कितना है, पहले 0, 0 है। अब इसको दोनों के जगह पर 0 रख के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 6, 8, 8 और 00 और भाग देकर चेक करेंगे कि क्या यह संख्या पूरा कट रहा है इससे। 2, 3, 1 यानी कि 231 से। तो 231 से जब हम इसमें भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद इसमें एक 0 आ जाएगा। उसके बाद में यह जानते हैं कितना बार में जाएगा, यह 9 बार में चला जाएगा। तो 9 बार में जाएगा तो लिखेंगे 9 का 9 इसके सामने रख देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 9 × 3 = 27 का 7 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से घटाइए, घटाएंगे तो हमको यह 10 बन गया, 10 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा। यह बन गया 15, 15 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा मतलब कि भागफल या मतलब कि ऐसा भागफल के साथ इसको काटना है ताकि यहाँ पर या तो यह पूरा कटे, नहीं तो इससे ज्यादा ऋणात्मक मान है, ताकि उस मान को इसमें हम लोग जोड़ सके। तो यह कितना बार में देंगे हम 8 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा। उसके बाद में 8 × 3 = 24 का 4 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और माइनस देखिए तो 38 माइनस में आएगा, यहाँ कितना आएगा 38। यानी इसका मतलब हुआ कि इस संख्या में अगर हम यहाँ पर 38 अगर रहता तो यहाँ पर 38 आता और यह पूरा कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये हमारे समझ में आया कि 6, 8, 8 और इन दोनों जो 0 मान के खुद से मान के चले थे उसके जगह पर 3 और 8 होगा और यह x का मान होगा और यह y का मान होगा। इस तरीके से इस x और y के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब कहता है कि इस मान निकालने के लिए 5x + 3y में वैल्यू को पुट करेंगे। 5 गुना x का मान कितना है 3 + 3 गुना 8 हो जाएगा, ऐसे होगा। तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24 और दोनों को जोड़ देंगे तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा 39। और जिस ऑप्शन में 39 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। और ऑप्शन हमारे पास 4 दिया हुआ है। एक ऐसा संख्या है जो वह पूरा पूरा कट जाएगा 99 से, और 3 ऐसी संख्या जो इसमें पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या 99 से कब कटेगा? जब वह संख्या 11 और 9 दोनों से जब कटेगा तो वह संख्या किससे कट जाएगा? 99 से कट जाएगा। कोई भी बड़ी संख्या से अगर विभाज्यता का नियम के अनुसार उसको भाग देना है तो क्या कीजिएगा, एक आप उसमें जो भी बड़ा से बड़ा निकलने वाला हो, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, उसको ले लीजिएगा, और एक कोई भी ऐसी संख्या और उन दोनों के नियम को पालन करता होगा तो वह संख्या उस संख्या के से विभाज्यता के नियम का पालन करेगा। इसका मतलब अगर जो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगा वह संख्या किससे कट जाएगा? 99 से कट जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम 9 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। कोई संख्या 9 से कब कटती है? यदि उस संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। 5 4 9, 4 3 7 और 2 9, यह 9 से पास है। 9 7 2 9, 5 3 8 1 9, यह भी पास है। 7 2 9, उसके बाद 5 4 9, 4 3 7, यह नहीं पास है तो यह फेल कर गया। 9 4 3 7, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 3 9, यह भी पास है। इसका मतलब 9 से पास है, 3 और 1 फेल है। अब चलेंगे 11 से विभाज्यता के नियम को। तो इसके भी कई नियम है। हम जानते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है कि विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे। तो एक और भी नियम होता है जो इसमें से घटाएंगे। देखिए 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस में 1। यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा? प्लस में 1, और यहाँ हो जाएगा 0। और सबको जोड़ने पर फाइनल रिजल्ट हो जा रहा है 0। इसका मतलब यह संख्या 11 से क्या है? विभाज्य है। और बाकी को चाहिए तो चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी चेक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक संख्या के 2 गुने और 42 के 3 गुने का योग 238 है। संख्या के 3 गुना और 42 के 2 गुने का योग कितना होगा? ध्यान से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक संख्या का 3 गुना तो 2 गुना तो कोई ऐसी संख्या है तो मान लिए कि वह एक संख्या x है और उसका 2 गुना, उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना, और 42 का क्या है? 3 गुना, जिसका योग 238 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे? इसको इस साइड भेज देंगे। x बराबर हमें क्या हो जाएगा? 238 माइनस 42 गुना 3, और यह 2 आके इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इससे यह कटेगा तो कितना हो जाएगा? यह 21 हो जाएगा, और इसको भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 1 9, 19 हो जाएगा। अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 119 में से हम घटा देंगे कितना? 63। इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 63 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद यह 11 में से 6 चलेगा, तो यानी कि वह संख्या क्या है? 56 है। अब देखिएगा क्या कहता है, संख्या के 3 गुना। अब क्या करेंगे? अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार, तो संख्या का जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका 3 गुना और 42 का 2 गुना बराबर क्या होगा? तो क्या रखेंगे? 3 गुना 56, अब प्लस कितना हो जाएगा? 84, क्योंकि इसका 2 गुना कर दिए। अब क्या हो जाएगा? इसको गुना कीजिए। 6 का 18 का 8, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, और प्लस में हो जाएगा 84। 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, अर्थात 252 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 252 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ... प्लस 10 का क्यूब के योग का मान बताइए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है? फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यह लगातार नहीं है, पीछे 4 के घन से छूट रहा है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, देखिए इस फार्मूला का यूज करके 10 गुना 11 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 और टोटल का होल स्क्वायर। तो यह जानते हैं कहां तक चला गया? 1 से लेकर और 10 तक का हो गया। हमको 4 तक पीछे छूट रहा है तो उसको घटा देंगे। माइनस 4 गुना 5 और बट्टा में 2 और टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे।
इससे जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये बन गया 11 × 5 = 55 और 55 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का 25 और 6 × 5 = 30 यानी 3025 और माइनस देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और बन गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। जब 100 इसमें से घटाएंगे तो 2925 हमें प्राप्त होगा और जिस ऑप्शन में 2925 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकती है। देखिए किसी भी संख्या का मौसा प्राप्त है तो उन सभी संख्याओं का एलसीएम उस मौसा से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तभी वह उसका लसा हो सकता है, नहीं तो वह नहीं हो सकता है। वही चीज इसमें चेक करना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन चेक करेंगे, बाई ऑप्शन चेक करेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। तो 8 से भाग दीजिए इसमें, तो 8 × 3 = 24 पूरा पूरा कट रहा है, यह लसा हो सकता है। 8 × 6 = 48 पूरा पूरा कट रहा है, यह भी लसा हो सकता है। 8 × 7 = 56 यह पूरा पूरा कट रहा है, यह लसा हो सकता है। और 8 से 8 × 64 होगा, यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m अनुपात n किसके बराबर है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे m का 10% बराबर है n के 20% के बराबर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे यह कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ वाला जो मान होता है वह m का मान हो जाएगा, अर्थात m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा 2 अनुपात, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और इसके साइड जो मान है वह किसका है, n का मान है, 2:1 आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2:1 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मध्यानुपात। मध्यानुपात और मध्यानुपात इन दोनों संख्या का निकालेंगे, कितना, किसका किसका निकालेंगे, 24.2 और 7.2 का। तो इसका मध्यानुपात देखिए कैसे निकाला जाता है, 24.2 उसके बाद में मध्यानुपात कहा जाता है। मध्यानुपात हो या तृतीयानुपात, 3 संख्याओं में निकाला जाता है। तो यह उसके बाद लिखेंगे समानुपात। मान लिए कि वह संख्या 1 से, दोनों एक ही चीज है, मध्यानुपात यानी कि बीच वाला संख्या गायब है। उसके बाद लिखेंगे 7.2। देखिए इसके बाद क्या होता है इसमें कि अंदर की राशि का गुणनफल बराबर बाहर की राशि का गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 24.2 और गुना 7.2 हो जाएगा। और देखिए इसको और इसको हटाएंगे तो बट्टा में हमारे पास क्या बन जाएगा, 100। ऐसे ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से जैसे ही 2 इसमें लेंगे तो यह 144 बन जाएगा और यह हमारा कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 और 144 का कितना हो जाएगा, 12 और बट्टा में बन जाएगा हमारे पास 100। इसी तरह रहने देंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग तृतीयानुपात। क्या निकालेंगे, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 24 नहीं है, इसमें कौन सा है, तृतीयानुपात इन संख्याओं का है, किसका है, 2.8, 4.2 का है, 4.2 का है। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2.8 समान अनुपात 4.2 समानुपात 4.2 और उसके बाद हो जाएगा अनुपात और इसको मान लेंगे y। यह तृतीय अनुपात में ऐसे होता है। फिर वही चीज हो जाएगा कि बाहर की राशि का गुणनफल बराबर अंदर की राशि का गुणनफल। तो यह y बराबर हो जाएगा आपको, देखिए इसका और इसका गुणनफल एक साथ होगा तो इसलिए एक बार डायरेक्ट लिख दिए 4.2 गुना 4.2 बट्टा 2.8 हो जाएगा। 1 से 1 को कैंसिल कर लिए यहाँ पर, तो यह हमारे पास क्या बच जाएगा, यह 7 से कटेगा तो 7 छक 42 हो जाएगा, या डायरेक्ट 14 से काट दीजिए, 14 दूना 28 और 14 तिया 42 और फिर इससे यह कट जाएगा कितना बार में, 2.1 बार में। यानी अगर आप इसको चाहिए तो इसको हटा दिए तो बट्टा में बन जाएगा 10, इसलिए कि वहां पर है आपको देखने में सुविधा हो जाएगा, 21 बट्टा हो जाएगा 10।
अब हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, x अनुपात y। तो x का मान कितना है, 11 गुना 12 बटा में 10, y का मान कितना है, 3 गुना 21 और बटा में 10। इससे यह कैंसिल हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, यह 3 से कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो कहीं कटेगा नहीं, अर्थात कितना हो जाएगा, 11 चौका 44 अनुपात 21। जिस अनुपात में 44 अनुपात 21 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव देगा, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हर में क्या होना चाहिए, हर में 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। इसके अलावा किसी और का है तो वह शांत दशमलव नहीं देगा। तो पहले इसको काट के देखिए, 12 छक 72। तो देखिए तोड़ेंगे इसमें तो 2 और 3 आ रहा है, तो यह नहीं हो सकता है। यह कितना हो जाएगा, 9 8 8 हो गया। तो 8 को तोड़िए, कितना आएगा, 2 और 2 आएगा, तो यही हो जाएगा, शांत दशमलव कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। उसके बाद में इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो 12 छक 72। देखिए तो 12 जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। जब फिर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। तो सब में 3 आ रहा है, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें 3 नहीं आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि कोई व्यक्ति अपने चाल में 40% की वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय मिनट में लगता है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिखेंगे, पहले चाल के बारे में दिया है तो 2 चाल बता रहा है, तो एक लिखेंगे वास्तविक चाल, एक क्या लिखेंगे, वास्तविक चाल। और वृद्धि हुआ है तो यह हो जाएगा आपका काल्पनिक चाल भी कह सकते हैं, इसको वृद्धि कर दिया है तो इसको कह सकते हैं काल्पनिक चाल भी कह सकते हैं। तो देखिए वास्तविक जो चाल है इसका मान लीजिए कि 100% है, वृद्धि किया 40%, तो कितना हो गया, 140% का हो जाता है, वृद्धि करता है तब। ऐसे करने से उसे सामान्य समय से 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो अनुपातिक चाल निकल के आ जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए जब दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा समय होता है, यह समय का अनुपात हो जाएगा 7 अनुपात कितना, 7 अनुपात 5 हो जाएगा। और यह समय का अनुपात है, किसका अनुपात है, समय का अनुपात है। तो समय में अंतर देखिए कितना का है, अनुपात 2 का अंतर है, अर्थात अनुपात 2 बराबर कितना मिनट, 9 मिनट, कितना मिनट, 9 मिनट। तो यह वास्तविक चाल है जो इस चाल से, सामान्य चाल से यह चलता है हमेशा। तो अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 7 बराबर हो जाएगा 9 गुना 7 बटा में 2 हो जाएगा, इतना मिनट उसको समय लगेगा, अर्थात 9 सत्ते 63 बटा में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 31.1/2 मिनट, अर्थात जिस ऑप्शन में 31.1/2 मिनट दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है और डी सी से 50% अधिक है। यदि ए और बी के बीच का अंतर 285 है तो बी के 33.1/3% का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ए बी सी और डी का चर्चा किया है। ए हमने पूछा ए आपकी मान क्या है, तो ए ने कहा कि बी से हम 25% कम है। हम बी से पूछे तो बी ने कहा कि हम सी से कितना 30% कम है। हम सी से पूछे तो अब कहता है कि डी से 50% अधिक है, यानी कि डी सी से। तो अब इसको अब मानेंगे हम लोग 100। अब देखिए इससे यह 50% अधिक है तो यह कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इससे यह कितना कम है तो यह 30% कम है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए उसके बाद क्या है, ए बी से 25% कम है, यानी कि इससे 25, यानी यह हो जाएगा 70 गुना 75/100 हो जाएगा, ऐसे इसका मान हो जाएगा। अब चाहेंगे तो 3/4 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कहता है, अब कहता है ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच के अंतर के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 माइनस, घटा देंगे
यह कटेगा तो यह 3 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 7 3 का 21, 210 और बटा में हो जाएगा 4 ऐसे। तो जब इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 400 और माइनस कितना हो जाएगा 210 और बटा हो जाएगा यहाँ पर 4। जब घटाएंगे तो यह कितना बचेगा 190 और बटा में कितना आ जाएगा आपके पास 4। इसका मतलब हुआ कि अनुपात 190 बटा 4 का अर्थ है कितना 285। अब कहा गया है कि b के यानी कि अब b का मान निकालिए, तब जब इतना बराबर इतना तो अनुपात b के 70 निकालिए। अनुपात 70 बराबर मान क्या प्राप्त होगा, तो अनुपात 70 बराबर देखिए कैसे हो जाएगा 285 गुना में 4 बटा में 190 और गुना हो जाएगा हमारे पास कितना 70 ऐसे बनेगा। अब इस वैल्यू का हमको 33.1/3% निकालना है। तो देखिए 2 8 5 गुना 4 गुना 70 बट्टा में कितना हो जाएगा 190 और उसके बाद में गुना हो जाएगा कितना देखिए 100 और बट्टा में 3 और फिर परसेंटेज के लिए भी आएगा बट्टा में 100 ऐसे बनेगा। तो देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखिए 19 एकम कितना हो जाएगा 19 एकम 19, तो बचा कितना यहाँ पर 9 और 9 पर 5 आएगा 19 5 95, तो यह भी कैंसिल हो गया यहाँ से। उसके बाद और कौन कटेगा, इससे यह कटेगा तो कितना बार में कटेगा 5 तिहाई 15, 5 बार में कटेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 4 5 20 और 7 दूना 14 अर्थात कितना आ जाएगा 140, अर्थात जिस ऑप्शन में 140 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि दिए गए आंकड़ों के प्रास और माध्यिका का माध्य ज्ञात करें। तो आंकड़ा हमारे सामने दिया गया है तो पहले इसका प्रास निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रास यानी कि रेंज होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है रेंज होता है। आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं और नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रास बराबर क्या होता है उच्च पद माइनस निम्न पद होता है। तो हाईएस्ट कितना है इसमें, हाईएस्ट है 23 और लोएस्ट कितना है सबसे कम 5 है, तो इसका अंतर जो होता है ना यही प्रास कहलाता है। तो यह 18 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए करते क्या है देखिए, इसकी गिनती कीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो इसका मतलब हुआ इधर से भी 7 है इधर से भी 7 है, यानी 14 है 7 होगा तो 8 होगा। 7 और 8 के बीच में जो मान आएगा वही हमारा यहाँ पर माध्यिका होगा, क्योंकि सम संख्या में इसकी गिनती करने पर तो 7वें नंबर पर जो अंक होगा और 8वें नंबर पर जो अंक होगा दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 7 और 8 पर कौन सा अंक पड़ता है। यह पड़ेगा आपको 1 नंबर पर, उसके बाद में इसमें 6 नहीं है तो यह पड़ेगा दूसरे नंबर पर, और फिर से यहाँ पर यह पड़ेगा तीसरे नंबर पर, उसके बाद में यह पड़ेगा हम लोगों का चौथे नंबर पर, उसके बाद में 9 है तो यह पड़ेगा 5वें नंबर पर, फिर 9 है तो यह 6ठे नंबर पर पड़ेगा, और यह पड़ेगा हमारे 7वें नंबर पर, और 11 है जो 8वें नंबर पर, और यह पड़ेगा 9 नंबर पर। उसके बाद में यह है 10 नंबर पर, यह है 11 नंबर पर, यह है हम लोगों का 12 नंबर पर, यह है 13 नंबर पर, और यह है 14 नंबर पर। तो हम लोग को जो मान चाहिए वो किस किस स्थान का चाहिए, 7 नंबर का और 8 नंबर पर जो पड़ता है। तो देखिए 7 नंबर पर 10 पड़ रहा है और 8 नंबर पर 11 पड़ रहा है। तो क्या करेंगे 11 या 10 ही लिखिए, पहले कोई लिख सकते हैं, 10 प्लस 11 बटा 2 कर देंगे तो इसका माध्यिका निकल गया। तो देखिए कितना हो जाएगा 21, यानी कि 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का माध्य निकालना है, तो इन दोनों का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 18 और प्लस कितना हो जाएगा 10.5 और भाग हो जाएगा 2, यानी कि 28.5 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14.25, और जिस ऑप्शन में 14.25 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि A, B और C का औसत D से 8 कम है। यदि A, B, C और D का औसत 42 है तो 3D-2 और D+5 का औसत ज्ञात करें। यानी कि पहले D का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि D का जो भी मान है वह कितना है, x है। अब क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर, देखिए इनका जो औसत है वह कितना कम है, D से 8 कम है, यानी कि x माइनस 8 है। अब देखिए इसका योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यह योग बराबर योग निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि A प्लस B प्लस C प्लस D का औसत कितना है, 42 है। तो इसका योग निकालने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस मान को इसके साथ अगर जोड़ देंगे और यह, तो यह दोनों बात तो बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर भी ABCD है और यहाँ पर भी ABCD है, अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 168, और यह इसके साथ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, माइनस में 24 और प्लस में x कर देंगे। तो इधर भी ABCD वाला यह मान इसके साथ रख दिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 168 प्लस में कितना हो जाएगा 24, अर्थात देखिए 4 से जब भाग देंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16 और 4 दूना 8 और प्लस हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कितना आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 48। यानी कि यह x जो आया यह किसका मान है, D का मान है। किसका मान है, D बराबर हमारे पास हो जाएगा 48। अब देखिए क्या करना है, अब निकालना है 3D-2 और उसके बाद में D+5 का पहले मान निकालिए। तो जब यहाँ 48 रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 48 से जब यहाँ रख के गुना कीजिएगा आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 100 कितना 44, 8 3 का 24 का 4 और 4 3 12 2 14, 144, और उसमें से -2 हो जाएगा। -2 कीजिएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 142 एक मान आया। और दूसरा क्या हो जाएगा, 48 प्लस में 5, अर्थात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 53। अब इन दोनों का औसत ज्ञात करना है तो इन दोनों का औसत बराबर हो जाएगा 142 प्लस 53 और बट्टा में हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, चाहिएगा तो आप ऐसे भी भाग दे दीजिए 71 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद हो जाएगा 6 और उसके बाद में हो जाएगा कितना, पॉइंट में 5, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 97.5 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए, उसके बाद में बी के बारे में बताया गया है। 8 वर्ष पहले यानी कि 8 साल पहले का बात कर रहे हैं। 8 साल पहले उसका आयु जो था कितना था, 4:5 में था। कितना था, 4:5 में था। कब से, यानी वर्तमान से 8 साल पहले, पीछे। उसके बाद कहता है कि 12 वर्षों के बाद कितना हो गया, 13:15 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ कितना का अंतर है, 10 का, यहाँ कितना का 9 का, तो इन दोनों के अंतर से इसमें नया वैल्यू प्राप्त कर लिया जाता है। यह 8 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 5 का। यहाँ भी कितना गया, 5 का। तो हो जाएगा हमारे पास अनुपात 5 बराबर, यह डिफरेंस ये दोनों गैप को पूरा करता है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। 12 8 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बी के बारे में। तो अनुपात देखिए, अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 20, तो अनुपात 10 बराबर 40। उसके बाद कब का है यह, 8 साल पहले का है। तो वर्तमान निकालने के लिए 8 साल इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बी की हो जाएगी वर्तमान आयु बराबर 40 + 8 बराबर 48 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल वर्ष में ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, पीछे जो क्वेश्चन था हूबहू वही क्वेश्चन है। ए
बी कितना था, कितना 7 वर्ष पहले कितना था 2:3 था। कब? 7 वर्ष पहले। उसके बाद क्या बोलता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 5:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। यहां वर्तमान है ना जो बीच में गायब है, यह होता है यानी कि पहले का होता है। यह किसका होता है? वर्तमान से पहले का होता है। यह वर्तमान के बाद, यह भविष्य वाला होता है, वर्तमान के बाद का होता है। और बीच में जो होता है ना वर्तमान हम लोग लिखते हैं, ऐसे होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इतना 4 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, तो फिर वही क्रिया करेंगे इन दोनों के अंतर से, इसमें गुना करेंगे और इसके अंतर से गुना करेंगे तो 1 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। दोनों में कितना का अंतर आ गया 1 का। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अनुपात 1 बराबर इन दोनों, यह दोनों गैप को पूरा करेगा। 5 7 3 10 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों की के बारे में पूछा गया। तो देखिए तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 60 साल। 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 साल। बी कितने साल का है 67 साल का है। और यह कितना है 40 और 7 47 साल का है। अब इन दोनों योग को जोड़ देना है। एक ए प्लस बी के वर्तमान आयु का योग यही है उसका, और दोनों का वर्तमान आयु, इसको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 47 प्लस में 67 आप जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा 114 वर्ष। अर्थात जिस ऑप्शन में 114 वर्ष दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 9 के मूल समान है तो k का अधिकतम मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या कहता है, यानी मूल समान है, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा और बीटा का मान जो है वह दोनों क्या है इक्वल है, समान है। यह जब अल्फा और बीटा का मान समान होता है तो d बराबर क्या होता है, d का मान होता है जो 0 होता है। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी कि इसका जो मान होगा वह किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो b का मान इसमें से उठा लीजिए, क्या हो जाएगा k² माइनस का माइनस रहेगा, 4 का 4 हो जाएगा, a के जगह पर कितना आएगा 1 आएगा, x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और यहाँ पर c के जगह पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अर्थात 9 चौका 36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा k² बराबर 36। तो k बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे इस साइड से आता है तो यह मान प्लस माइनस में निकलता है। अर्थात कितना हो जाएगा, जिस ऑप्शन में प्लस माइनस 6 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 cm और 12 cm है। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक आयत हो गया, उसके बाद में इसकी लंबाई जो है कितना दिया हुआ है 35 cm दिया हुआ है, चौड़ाई 12 cm दिया हुआ है। अब कहता है कि इसके चारों ओर एक वृत्त बनाया गया है। ऐसे मान लिए ऐसे एक वृत्त बनाया गया है। तो कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आयत का विकर्ण ज्ञात करना होगा, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होगा वही इसका व्यास का काम करेगा। आयत का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास हो जाएगा। और हम जानते हैं वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r बराबर व्यास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, यहां पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता है यानी समकोण हो जाएगा। इसका यह व्यास डायरेक्ट d ही लिख देते हैं। तो d बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात d बराबर हमें प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 3 चौका 12 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा 144। अर्थात रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 4 9 6 3 और 1 हो जाएगा 1369 जो है यह 37 का वर्गमूल होता है। कितना का होता है 37 का वर्गमूल होता है। अब हमको इससे पता चल गया तो क्या हो जाएगा 2r बराबर 37। तो r बराबर क्या हो जाएगा 37/2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे निकल जाएगा हमारे वृत्त की परिधि। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। तो हम रख देंगे यहाँ पर 2 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे और 37/2 रख देंगे। अब देखिए इससे यह क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। जब इससे यह कैंसिल हो गया तो देखिए इसको क्या करेंगे दुगुना कर देंगे। तो यह कितना हो जाएगा
74, तो 11 से गुना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है 74 हो जाएगा, और हो जाएगा 7 4 11, 11 का 1 हो जाएगा, तो हासिल कितना बच जाएगा 1, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद में बट्टा में हो जाएगा यह 7। अब इसको भाग दीजिए तो कितना जाएगा 7 1 कम 7, उसके बाद यह बन जाएगा 11, 7 1 कम 7, 7 6 42, तो बचा कितना यहाँ पर 2, और बट्टा में हो जाएगा 7 सेमी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर, जिस ऑप्शन में 116.2/7 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 गुना है। पहली संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि 3 संख्या 1 2 और 3 संख्या हो गया हमारा। 3 संख्या मान लिए पहला है x, दूसरा मान लिए y और तीसरा मान लिए z। अब देखिएगा क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 2/3 गुना है, तो इसका मान निकालिए। x और y का अनुपात जब निकालिएगा तो क्या प्राप्त होगा 2:3 प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़िए अब क्या कहता है, फिर कहता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y अनुपात z निकालिए तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान कितना होगा 3 होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए दोनों में y कॉमन है और दोनों में y का मान जो है सेम है। इसका मतलब हुआ x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। अब जोड़िए 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अनुपात 9 बराबर, अब ध्यान से देखिए 3 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, तो यह औसत 30 दिया हुआ है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो योग निकल गया, अर्थात अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। और हमसे पूछा है पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या कौन सा है x है, और x का मान कितना अनुपात में 2, अर्थात हो जाएगा अनुपात 2। अनुपात 2 बराबर हमें कितना हो जाएगा 20, अर्थात जिस ऑप्शन में 20 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय किसी व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी। उसकी चाल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो हम लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। तो शेष कितनी दूरी रह गई, शेष दूरी बराबर कितना है टोटल दूरी 51 - x किलोमीटर। किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इतना दूरी को तय करने में इसको समय कितना लगा है, x वाले दूरी को तय करने में उसको समय लगा है 1 घंटा 40 मिनट। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसमें करेंगे क्या। अब उसके बाद कह रहा है कि जो दूरी तय किया है वह जो दूरी है x वाला जो मान है, यह x का जो मान है वह 51 - x शेष दूरी का 5/12 है। 5/12 ऐसे है, तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा बराबर यह कितना हो जाएगा, रहने दीजिए चाहे 51 और गुना में कितना हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा कितना 5x। इसको इस साइड भेज लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 17x बराबर 51 × 5 और 17 तिया में कट गया, अर्थात x बराबर कितना गया 15 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो ध्यान से देखिएगा टोटल दूरी कितना है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वह चला है और इसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लग गया है 1 घंटा 40 मिनट। तो टोटल को घंटा में या तो मिनट में किसी एक में बदलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें 60 से जब आप भाग दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 2/3, अर्थात जिसका अर्थ हो जाएगा कितना 5 3 और 2 5 5/3 घंटा टोटल इसको लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कितना 5 और ऊपर चला जाएगा कितना 3, अर्थात इससे यह कटेगा तो कितना आएगा 3
अर्थात 3/3 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। अर्थात जिस ऑप्शन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यह पाई चार्ट है। कहता है कि क्रिकेट पर 86 डिग्री, उसके बाद में हॉकी पर 66 डिग्री, 60 डिग्री फुटबॉल पर और 34 डिग्री बास्केटबॉल पर, 47 डिग्री टेनिस पर, उसके बाद में 30 डिग्री गोल्फ पर और 37 डिग्री अन्य पर खर्च किया जाता है। यदि वर्ष में खेल पर खर्च की गई कुल राशि 4.2 करोड़ थी तो फुटबॉल और हॉकी पर एक साथ खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन खुद में कुछ नहीं है, देखिएगा कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यह टोटल का योग जोड़िएगा तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बराबर दिया हुआ है 4.2 करोड़। कितना दिया हुआ है 4.2 करोड़। तो हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, फुटबॉल। देखिए फुटबॉल यहाँ है और हॉकी कहाँ है, हॉकी ये है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। कितना होगा 126 डिग्री बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4.2 बट्टा 360 गुना कितना हो जाएगा 126, ऐसे बन जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को कर लेना है। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट रहा है कि किससे कट रहा है, यह कट रहा है ये 6 से कट रहा है। तो 6 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 21 बार में कटेगा, और यह 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा यह 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा। उसके बाद एक चीज और देखिए, यह 6 से एक बार फिर यहाँ कट रहा है, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 यानी 0.7 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टा में बच गया एक और 0, तो इसके बदले में यहाँ पर आप दशमलव दे सकते हैं। अब कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, उसके बाद में कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अब देखिए 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, उसके बाद 1.47 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 1.47 करोड़ दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसे 13 cm गुना 8 cm गुना 3 cm भुजाओं वाले आयताकार बॉक्स में रखा जा सकता है। यानी कि यह घनाभ का बात कर रहा है, तो घनाभ का विकर्ण निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। अर्थात पेंसिल की अधिकतम लंबाई लिख देंगे कि पेंसिल की अधिकतम लंबाई बराबर रूट अंडर, देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 169 प्लस 64 प्लस में कितना हो जाएगा 9। सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़िए कितना आता है 9 दूना 18, 18 4 22 का 2 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 6 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको आप जब तोड़िएगा तो क्या निकलेगा 121 गुना 2, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 11 और बन जाएगा रूट में 2 cm। जिस ऑप्शन में 11 रूट 2 cm दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 12,500 की राशि पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, अर्धवार्षिक कहा है, क्या कहा है अर्धवार्षिक कहा है, और तो एक साल में 2 बार इसकी गणना की जाएगी। तो रेट भी जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, 6% हो जाएगा, और टाइम का जो हमारा काम कर रहा है वो 2 वर्ष के भांति काम कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 बार इसको 6 को लीजिए और आप लिखिए 6 गुने 6 और बट्टा में हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन आप परसेंटेज में निकाल दीजिए। यह CI हो गया परसेंटेज में, क्या हो गया परसेंटेज में CI हो गया। तो CI कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और यह 36 अर्थात 12.36%। यह CI हो गया परसेंटेज में। और प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से गुना करते हैं, तो हमारा ब्याज जो हो जाएगा CI रुपया में वह कितना हो जाएगा
12.36 गुना 125, मूलधन के 1% से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.36 गुना 125, यहाँ एक जीरो डाल दीजिए। देखिए 6 × 30 के जीरो, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 5 × 15, 6 दूना 12, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 30, और 30 का कितना जाएगा जीरो, तो फिर हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 3 दूना 6, जोड़िए कितना हो जाएगा 15, 15 का कितना हो जाएगा 5 और 1 1 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 5, तो हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 2। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4, तो हासिल अब कितना हो गया हमारे लोगों के पास 1 हो गया। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इससे 2, तो 4 और 1 कितना आया है 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो अर्थात 1 का 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। इसका मतलब हो गया कि 1545, यानी कि जितना फास्ट आपका मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ही फास्ट इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान दूरी को कितने समय में तय करेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 12 मिनट में चल के किसी दूरी को तय कर लेता है, उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पता नहीं कितने देर में तय करेगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर कितना मिनट आ गया 8 मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। 8 मिनट आंसर हमारा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।